अल्पसंख्यक अधिकारों की नई समीक्षा, भारत के संवैधानिक संतुलन को फिर से गढ़ने की आवश्यकता। यह लेख के सिंधु के द्वारा लिखा गया है। भारत की अल्पसंख्यक मान्यता प्रणाली कैसे अपने संवैधानिक उद्देश्य से भटक गई है, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण, जिसमें वास्तविक क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों को संरक्षण न मिलकर जनसंख्या प्रधान समुदायों को अप्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विशेषाधिकार मिलते रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यक किसे माना जाए और इसे तय करने का अधिकार किसके पास हो, यह सवाल सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन इसका असर समाज और राष्ट्र पर गहरा पड़ता है। संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात करता है, पर अल्पसंख्यक पहचान तय करने की वर्तमान व्यवस्था ने कई तरह की असमानताएं पैदा कर दी हैं। यह असमानता न केवल न्याय के सिद्धांत को कमजोर करती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी प्रभावित करती है। आज मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों को पूरे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। इस दर्जे के साथ उन्हें विशेष अधिकार, सरकारी सहायता और कई स्तरों पर संस्थागत स्वायत्तता मिलती है। इसके विपरीत हिंदुओं को उन राज्यों में भी जहां वे संख्या में बहुत कम हैं, ऐसे अधिकार नहीं मिलते। इसलिए हिंदू समाज की यह मांग कि जहां वे संख्या में कम हैं, वहां उन्हें भी अल्पसंख्यक माना जाए, किसी सहानुभूति की याचना नहीं है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित एक न्यायसंगत मांग है। जब लाभ, सुरक्षा और स्वतंत्रता किसी दर्जे से जुड़ी हों, तो उन क्षेत्रों में हिंदुओं को इससे वंचित रखना उचित नहीं जहां वे वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम स्पष्ट करें कि आखिर अल्पसंख्यक किसे कहा जाए और यह दर्जा देने के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाए। भारत की वर्तमान व्यवस्था धीरे धीरे अपने संवैधानिक उद्देश्य से भटक गई है। जनसंख्या का वास्तविक अनुपात, क्षेत्रीय परिस्थितियां और स्थानीय जनसांख्यिकी जैसे ठोस मापदंड ही किसी समुदाय की स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। बराबरी और न्याय तभी संभव है जब यह संतुलन फिर से स्थापित हो। संवैधानिक उद्देश्य और आज की वास्तविकता, आज की स्थिति को समझने के लिए हमें संविधान निर्माण के समय की तरफ लौटना होगा। संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा उस दौर में हुई थी जब विभाजन की त्रासदी ताजी थी और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। कई सदस्यों का मानना था कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रहें और भारत में सुरक्षित महसूस करें। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र या जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी व्यवस्थाएं भारत के लिए उपयुक्त नहीं हैं। औपनिवेशिक काल में इन व्यवस्थाओं ने समाज को बांटने का काम किया था। इसलिए ऐसे उपायों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके बजाय अनुच्छेद 29 और 30 के तहत ऐसी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा दी गई जो मुख्यतः संस्कृति संरक्षण और शिक्षा की स्वतंत्रता से जुड़ी थी। अनुच्छेद 29(1) किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। यह अधिकार केवल किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर समूह के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 30(1) सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता देता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी भाषाई या धार्मिक समुदाय विशाल राष्ट्रीय बहुसंख्या के बीच अपनी पहचान न खो दे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाल पाटिल वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में साफ कहा कि ये प्रावधान इसलिए जोड़े गए थे ताकि अल्पसंख्यक समुदायों में सुरक्षा और भरोसे की भावना बनी रहे और देश की एकता मजबूत हो। अदालत ने यह भी सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को समय समय पर सूची की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर इसे कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। परंतु आज स्थिति उल्टी है।
आज अल्पसंख्यक संरक्षण के नाम पर लाभों और विशेषाधिकारों की सूची तो बढ़ रही है, लेकिन अनेक राज्यों में हिंदू समुदाय, जो वहां वास्तव में अल्पसंख्यक है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा या स्वायत्तता से वंचित है। दूसरी ओर, वे समुदाय जो कई राज्यों में बहुसंख्यक हैं, पूरे भारत में अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? न तो संविधान और न ही कोई कानून यह स्पष्ट करता है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए। 1958 के केरल एजुकेशन बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि 50% से कम आबादी किसी समुदाय की है तो उसे अल्पसंख्यक माना जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि 50% किस क्षेत्र की जनसंख्या का? पूरे देश का या किसी राज्य का? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। T.MA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की थी। अदालत ने कहा कि अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, तब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान भी स्थानीय संदर्भ में ही स्वाभाविक रूप से तय होनी चाहिए। यह निर्णय एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण था, परंतु इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की घोषणा अपने नियंत्रण में ही रखी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(c) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2(f) के तहत केंद्र सरकार आज भी पूरे देश के लिए अल्पसंख्यक तय करती है। इसमें स्थानीय जनसांख्यिकी की कोई भूमिका नहीं रहती। इस केंद्रीकृत नीति ने कई राज्यों में गंभीर असमानता और विरोधाभास पैदा किए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप 2.5%, मिजोरम 2.75%, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.53%, जम्मू कश्मीर 28.44%, अरुणाचल प्रदेश 29%, मणिपुर 31.39% और पंजाब 38.40%। इन क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या इतनी कम है कि वे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। फिर भी उन्हें कानूनी रूप से यह दर्जा नहीं मिलता। दूसरी ओर, मुसलमान, ईसाई, सिख और अन्य अधिसूचित समुदाय उन राज्यों में भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं जहां वे जनसंख्या के हिसाब से बहुसंख्यक हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में बहुत बड़ी संख्या में हैं। केरल, गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी उनकी उपस्थिति मजबूत है। फिर भी इन राज्यों में भी वे कानूनी रूप से अल्पसंख्यक ही रहते हैं। इसी तरह मुसलमानों का प्रतिशत लक्षद्वीप में 96.20%, जम्मू कश्मीर में 68.30%, असम में 34.20%, पश्चिम बंगाल में 27.5%, केरल में 26.60%, उत्तर प्रदेश में 19.30% और बिहार में 18% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वे पूरे भारत में अल्पसंख्यक दर्जे के सभी लाभ लेते रहते हैं। यह नीति वास्तविकता के विपरीत खड़ी दिखाई देती है। यदि उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए जहां वे संख्या में कम हैं, तो उन्हें भी वही अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य अधिसूचित समुदायों को मिलती हैं। उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी, अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा और राज्य संसाधनों तक समान पहुंच भी प्राप्त होगी। अनुच्छेद 19(1) जी के अनुसार हिंदू समुदाय भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है, लेकिन इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(6)
के तहत राज्य कई तरह की सीमाएं लगा सकता है। इसके उलट अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाए जाने वाले संस्थानों को अनुच्छेद 30(1) के तहत कहीं अधिक स्वतंत्रता दी गई है। परिणाम यह है कि हिंदू प्रबंधित संस्थानों पर कड़े नियम लागू होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संस्थान अधिक स्वतंत्र वातावरण में काम करते हैं। यह असमानता केवल सिद्धांत की बात नहीं है, इसका प्रभाव जमीन पर साफ दिखाई देता है। सरकारी अनुदान, भर्ती में छूट, प्रशासनिक स्वायत्तता और कई अन्य सुविधाएं अल्पसंख्यक संस्थानों को आसानी से मिल जाती हैं। इसके विपरीत कई हिंदू संस्थान जरूरी सहयोग से वंचित रह जाते हैं और अनावश्यक नियंत्रणों में उलझे रहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई ठोस मानक नहीं, राष्ट्रीय बनाम राज्य स्तर के विवाद से परे, एक बुनियादी प्रश्न उठता है, आखिर किस प्रतिशत आबादी को अल्पसंख्यक माना जाए? क्या किसी राज्य में 49% आबादी वाला समुदाय भी उन्हीं विशेषाधिकारों का हकदार हो सकता है जो असल में छोटे और कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए थे? क्या 1%, 5% या 10% जैसी कोई स्पष्ट जनसंख्या सीमा नहीं होनी चाहिए जिसके नीचे विशेष सुरक्षा उचित मानी जाए? स्पष्ट मानक न होने के कारण अल्पसंख्यक पहचान अक्सर मनमानी और राजनीतिक हितों पर आधारित हो गई है। मापदंड पारदर्शी, सार्वजनिक और सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। It ends up depriving genuine regional minorities of their fair share of educational and developmental opportunities. The principle of equality before the law collapses when demographically dominant groups in one region continue to monopolize benefits originally intended for marginalized groups. One example makes this distortion unmistakably clear. The Union government once announced 20,000 scholarships in technical education for minority students. In Jammu and Kashmir, where Muslims make up 68.3% of the population, 717 of the 753 allotted scholarships went to Muslim students, while not a single Hindu student received one. The justification was the 1993 notification. कमजोर हैं, उन्हें पहचान भी नहीं मिलती और उनके अधिकार भी अनदेखे रह जाते हैं। यह उल्टी व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में किए गए समानता और सामाजिक न्याय के वादे को कमजोर करती है। विकृत नीति के परिणाम अल्पसंख्यक दर्जा केवल राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या देखकर तय करने से कई गंभीर विकृतियां पैदा हुई हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन समुदायों को होता है जो अपने राज्य या जिले में वास्तव में अल्पसंख्यक हैं, पर उन्हें कोई सुरक्षा या विशेष सुविधा नहीं मिलती। समानता का सिद्धांत तब टूट जाता है जब कोई समुदाय किसी राज्य में बहुसंख्यक होकर भी उन सभी लाभों का फायदा उठाता है जो मूल रूप से कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लिए बनाए गए थे। एक उदाहरण इसे साफ दिखाता है। केंद्र सरकार ने एक समय तकनीकी शिक्षा के लिए 20,000 छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक छात्रों को देने की। That designates Muslims as a minority at the national level, even in regions where they form an overwhelming majority. Extending minority benefits in Muslim-majority states institutionalizes bias against Hindu students, the real minorities there. The socioeconomic result of this biased treatment is predictable: a growing sense of alienation among Hindus in such regions, coupled with the slow erosion of their educational and employment opportunities. Perhaps the most dangerous consequence of this distorted minority system is the way it incentivizes religious conversion. When minority status becomes a gateway to government scholarships, institutional control, or special rights, the incentive to change identity for economic or other benefits multiplies. A simple example makes this clear. The government offers various monetary benefits to minority students and families. In many regions, Hindu, Muslim, and Christian households face comparable economic hardships, yet only the latter two receive these financial aids because they hold minority status. What follows is both silent and damaging. Pressed by poverty, some Hindu families begin identifying as Muslim or Christian on official forms simply to access benefits reserved for notified minorities. Over time, this administrative choice becomes psychological.
A child who records himself as Muslim or Christian throughout 12 years of schooling gradually internalizes that identity and grows distant from his own civilizational roots. Later, fear of losing benefits or facing scrutiny prevents him from returning to Hindu Dharma. He stops celebrating Holi, Diwali, and other Hindu festivals and instead starts visiting churches or mosques, not out of conviction, but to appear aligned with the community he has claimed on paper. Within a generation, such families lose connection with their original Hindu heritage. Advocate Ashwini Upadhyay calls it government-sponsored indirect conversion, in which economic distress is exploited, though unknowingly, to alter demography under the guise of minority protection. The government, by rewarding certain religious identities, has become a participant in dismantling the very civilization it meant to protect. This is not a reflection of social justice, but a distortion of democracy. In a secular republic, the government should not have a religious lens in conferring benefits. Yet, India's political structure has institutionalized religion-based welfare schemes, a constitutional contradiction and moral travesty. When Hindus become invisible minorities, the recent exodus from Shanakari and Shukrawari localities in Sagar, Madhya Pradesh, is a grim reminder of the ground reality. Over the past decade, the Hindu population there has dropped by 4.88%. Reports show that 41 Hindu families have sold their homes and left in the past 5 years, 63 families, 228 people, over the last 10 years, while each vacated property has been bought by members of the Muslim community. Many. बल्कि सभ्यता को कमजोर करने वाला कदम भी है। किसी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में सरकार का काम धार्मिक पहचान को पुरस्कृत करना नहीं, बल्कि समान अवसर देना होना चाहिए। फिर भी भारत में कई वर्ष से धर्म आधारित कल्याण योजनाएं संस्थागत रूप ले चुकी हैं, जो संविधान की भावना के विपरीत है और नैतिक रूप से भी सही नहीं। अदृश्य हो रहे हिंदू क्षेत्रों की सच्चाई मध्य प्रदेश के सागर जिले के शनिचरी और शुक्रवारी इलाकों से हाल का पलायन इस नीति की वास्तविकता को बहुत स्पष्ट करता है। पिछले 10 वर्षों में इन इलाकों में हिंदू आबादी लगभग 5% घट चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 वर्षों में 41 हिंदू परिवार अपने घर बेचकर जा चुके हैं। 10 वर्षों में यह संख्या 63 परिवारों तक पहुंचती है। इनसे खाली हुए लगभग सभी घर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने खरीदे हैं। कई घरों पर अभी भी बिकाऊ के बोर्ड लगे हैं। यह पलायन स्वेच्छा से नहीं हो रहा। यह डर, असुरक्षा और सामाजिक दबाव का परिणाम है। कई हिंदू परिवार अपने पड़ोस के बदलते माहौल से असहज महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। इसके बावजूद जहां-जहां हिंदू संख्या में कम हो चुके हैं, वहां उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी या The slow, quiet displacement of Hindus from neighborhoods और पश्चिम and districts echoes patterns earlier seen in Kashmir, देश भर Bengal. Across Bharat, the demographic trends point to a troubling reality. If minority recognition were made state-wise, Hindus would qualify in at least 9 states. If it were district-wise, around 200 districts would be eligible for protection. Conversely, in those very areas, Muslim and Christian minority status should logically end. In this regard, Assam's Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has aptly proposed district-level recognition, citing that Hindus have vanished from 9 districts of Assam. Extending this logic, Hindus should be declared minorities in 14 districts of West Bengal, 6 in Bihar, 4 in Jharkhand, and 18 in Uttar Pradesh. The same logic that protects one community's vulnerability must protect another's. Equality demands consistency, not convenience. The refusal to acknowledge these realities under the guise of secularism is not correct. Minority in their own land, it is both ironic and tragic that Hindus are seeking minority status in Hindustan, their own civilizational homeland. The very term minority becomes an absurdity when applied to those who gave the world its oldest living faith, its pluralistic ethos, and its universal spiritual vocabulary. बना है कि हिंदू, जो इस भूमि की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा के मूल वाहक हैं,
उन्हें अपने ही देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मांगना पड़ रहा है। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ ही विचित्र लगने लगता है जब इसे उस समुदाय पर लागू किया जाए जिसने दुनिया को सबसे पुरानी जीवित आस्था, विविधता को स्वीकारने वाली दृष्टि और सार्वभौमिक आध्यात्मिक भाषा दी है। फिर भी आज की नीतिगत व्यवस्था ऐसी है कि हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी बुनियादी संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई जगह तो स्थिति इतनी विकट है कि हिंदू समुदाय को कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। यह केवल प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं है, इसके पीछे गहरा सांस्कृतिक और सभ्यतागत अर्थ छिपा है। जिन राज्यों और जिलों में हिंदू आबादी कम है, वहां उनका अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा न देना केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति और अधिकारों को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है। कई दशकों तक सार्वजनिक बहस एक भ्रांति से संचालित रही कि हिंदू, क्योंकि वे पूरे देश में बहुसंख्यक हैं, इसलिए न तो कमजोर हो सकते हैं और न ही भेदभाव का सामना कर सकते हैं। लेकिन स्थानीय वास्तविकता इस धारणा को चुनौती देती है। जिन राज्यों में हिंदू आबादी 10% से भी कम है, वहां वे वही असुरक्षाएं झेलते हैं जो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को झेलनी पड़ती है। सामाजिक अलगाव, सांस्कृतिक हाशिए पर पहुंचना और प्रशासनिक उपेक्षा। इसके बावजूद वे उन कानूनी सुरक्षा उपायों का लाभ नहीं ले पाते जो समानता और संरक्षण के नाम पर बनाए गए थे। निष्कर्ष, सच्ची धर्मनिरपेक्षता का आधार किसी एक समुदाय को दूसरे से ऊपर रखना नहीं है। इसका अर्थ है कि हर समुदाय, चाहे वह कहीं भी संख्या में कम हो या अधिक, उसे समान सम्मान और समान अधिकार मिले। बराबरी तभी अर्थपूर्ण होती है जब वह दो तरफा हो, चुनिंदा समुदायों तक सीमित नहीं। इसलिए राज्य को अस्पष्टता छोड़कर एक स्पष्ट नीति अपनानी होगी। जिन समुदायों की स्थिति कई राज्यों में अब अल्पसंख्यक की नहीं रही, उन्हें सूची से बाहर करना होगा। उसी तरह जहां जहां हिंदू वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें औपचारिक रूप से यह दर्जा दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकारों का उद्देश्य कभी भी जनसंख्या आधारित शक्ति संतुलन को उलटना नहीं था। यह अधिकार उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे जो सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में हों। उनकी वैधता तभी बनी रह सकती है जब सरकार जरूरताधारित और राज्य स्तर की नीति अपनाए, न कि ऐसी नीति जो राजनीतिक सुविधा या वोट बैंक पर आधारित हो। जिस सभ्यता ने हजारों वर्षों तक सबको स्थान दिया, उसे अपने ही घर में असुरक्षित या उपेक्षित महसूस कराने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। जहां हिंदू संख्या में कम है, वहां उन्हें यह मान्यता देना कोई उपकार नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता और सभ्यतागत न्याय को पुनः स्थापित करने का आवश्यक कदम है।